हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड एल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यूक्लिड भाई साहब ने इसके अंदर अपना पूरा योगदान दिया है भाई। उसने एक्सोइम्स के बारे में, थ्योरम्स के बारे में बात होगी। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहना भाई। पूरी वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशंस से। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सोइम्स या पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है एक्सोइम्स या पोस्टुलेट्स? क्या हैं? ये हैं एजम्पशन विच आर ओबियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे एजम्पशन जो अज्यूम करी गई चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं भाई, वास्तविक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं भाई, वो ऐसी हुई एज्यूम करी हुई ऐसे एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, और इनको प्रूव नहीं किया जाता। यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर हम नॉर्मली पहचानेंगे तो क्या ऐसी चीज़ें जो कभी चेंज ही नहीं होंगी, जैसे सूरज हमारा पूर्व से उदय होता है, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पश्चिम में अस्त होता है भाई, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सली ट्रूथ हैं और जो कि प्रूव ना की जाएँ, वो हमारी एक्सोइम्स या पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। अब उसमें तो कुछ प्रूव नहीं करना था, बट भाई साहब इसमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव किया जाता है। किससे प्रूव करेंगे यार? प्रूव करना भी तो है ना। तो प्रूव करेंगे हम डेफिनेशन से, एक्सोइम्स से, या पहले कोई भी हमने स्टेटमेंट प्रूव करवा रखी है उसके द्वारा। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती हैं? थ्योरम्स होती हैं। क्लियर होगी बात? जल्दी से इसको नोट कर लो यार। तो आगे बढ़ते हैं भाई कुछ डेफिनेशंस की ओर। तो शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1 है पॉइंट के बारे में, कि अ पॉइंट इज that which has no part, जिसका कोई हिस्सा ही नहीं। पॉइंट क्या है? जिसका कोई हिस्सा नहीं। यार ये हमारा एक पॉइंट है, क्या हिस्सा बनाओगे इसका? क्लियर है? तो एक पॉइंट क्या है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। सेकंड डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब लाइन के बारे में बात करेंगे भाई। A line is a breathless length। कैसे? लाइन क्या है? एक breathless length है भाई। मैंने ये बना दी, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। तो ये इसकी सिर्फ एक लेंथ हो सकती है यार, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। ओके जी, नंबर 3 देखते हैं। तो the end of a line are points। अब ये एक लाइन है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ये क्या होंगे? ये पॉइंट्स होंगे। मैं इसको ए बी नाम दूँ तो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स हो जाएंगे भाई। नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे अब स्ट्रेट लाइन के बारे में। A straight line is a line which lies evenly with the points itself। स्ट्रेट लाइन नॉर्मल सा बता रहा है, जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में इवनली लाई कर रही है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। अब सरफेस क्या होती है? अ सरफेस इज दैट which has length and breadth।
ओनली ये एक सरफेस है भाई, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है भाई, ठीक है। ये हमारी एल होगी, ये हमारी बी होगी, ये एल है, ये बी है, तो ये हमारी एक सरफेस होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब द एज ऑफ सरफेस आर लाइंस। अब ये एज है भाई, ये वाला एज है, ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो एज ऑफ सरफेस आर लाइंस। क्लियर है? ओके। लास्ट वाला, ए प्लेन सरफेस, a plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself। ठीक है, तो प्लेन सरफेस कौन सी होती है? जैसे मैं इसको इसी को बना देता हूँ, इसके अंदर अगर स्ट्रेट लाइंस हैं ये वाली, ठीक है, तो ये हमारी प्लेन सरफेस कहलाएगी भाई। आगे बात समझ में? तो पॉइंट के बारे में बता दिया, लाइन के बारे में बता दिया, एंड ऑफ लाइन, और ये क्या बन गया? ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा भाई। इस चीज़ के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक्सॉइम्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्सॉइम्स के बारे में अभी मैंने बता दिया था कि यूनिवर्सली एजम्पशन है, जो यूनिवर्सली ट्रुथ है और जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वो होते हैं। तो अब उन्हीं चीज़ों को देखो हम बता देते हैं। नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग are equal to each other। ठीक है, कैसे? इसको देखो एक एग्जांपल से समझाऊं भाई। ए है ना बी के इक्वल है, बी है ना सी के इक्वल। देखो ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए भी सी के इक्वल आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे नहीं समझ में आया यार, ये एक लड़का है, ठीक है, इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है ए, ठीक है, ये दूसरा लड़का है, इसकी हाइट है बी, तो ए इज़ इक्वल टू बी हाइट का है, और बी इज़ इक्वल टू सी हाइट का है, तो ए और सी की हाइट भी तो सेम होगी। मान लो ये 5 मीटर का है, 5 सेंटीमीटर है, या 50 सेंटीमीटर मानो, तो यो भी 50 सेंटीमीटर, यो भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये सब सेम टू सेम रहेंगे भाई। ठीक है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर, तभी हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द whole आर इक्वल। अब क्या बताया यार, जैसे a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी है, मैं a में 2 ऐड करूँगा ना, तो वो फिर भी बराबर ही रहेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ, मतलब यार 7 इज इक्वल टू 7 है, 7 इज इक्वल टू 7 है, अगर मैं 7 में 2 ऐड करूँगा तभी तो बराबर ही रहेगा ना, है ना, या नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर a इज इक्वल टू बी है और उस दोनों के अंदर अगर हमने 2 ऐड करवा दिया, 3 ऐड करवा दिया, 4 ऐड करवा दिया, तो भी वो bराबर ही रहेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब जैसे ऐड करवाया वैसे ही सब्ट्रैक्ट वाला भी होना चाहिए। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, the remainder are equal।
भाई जैसे a इज इक्वल टू बी है, a माइनस 5 किया और वो बराबर आएगा b माइनस 5 की। a में से भी 5 घटा दिया और b में से भी 5 घटा दिया, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा बराबर आएगा। नोट कर लिया? ठीक है, नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब कोइंसाइड्स के बारे में बात करेंगे। थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर equal to one another। अब कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है भाई? कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, दो लाइन कोइंसाइड के ऊपर, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और लाइन हो ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, तो ये कोइंसाइड कर रही है। अब कोइंसाइड करने का मतलब क्या है यार? मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ABCD, और इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया बिल्कुल इसी हाइट वगैरह का, चौड़ाई लंबाई का इसी का, तो वो कोइंसाइड करने लग रहे हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर, जिसको एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं भाई, वो हमारा क्या होगा? वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे हमेशा। ठीक है, एक डब्बा है, ये एक दूसरा डब्बा बना दिया मैंने, दोनों डब्बे एक दूसरे के बराबर हैं, यो A है यो B है, A बराबर B है तो B बराबर A होगा, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाओगे तो वो बराबर ही रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, नंबर 5 के ऊपर चलते हैं भाई। द वॉल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब यार एक सर्कल बनाया मैंने और ये इसका एक हिस्सा ले लिया, ठीक है, ये एक सेक्टर काट दिया, ये वाला काट के निकाल दिया, तो ये जो पार्ट है ना, पार्ट, मैं इसको A कहूँ और पूरे को मैं B मानूँ, तो B इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन A। ये कहने का मतलब है वॉल है, कंप्लीट है, वो हिस्से से हमेशा बड़ा ही होगा। क्लियर होगी बात? कंप्लीट हिस्से से हमेशा बड़ा ही होगा। 6 के ऊपर चलते हैं भाई। द थिंग्स विच आर double of same thing are equal to one another। सेम थिंग्स के इक्वल भाई, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल। भाई दो चीज़ हैं, A है, मान लो A है, इसका अगर हम डबल करें, या मान के चलो B है, A इज इक्वल टू B दे दिया, इसका मैं डबल करूँगा तो वो हमेशा तब भी बराबर ही रहेंगे। मैंने दो अलग अलग चीज़ें ली है इसके अंदर, बाकी तुम कहोगे एक ही चीज़ दो जगह पे अगर मैं करना चाहूँ, दो है, उसका डबल यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, मल्टीप्लाई में 2 करवा दूँ तो यहाँ पे भी 4 ही बनेगा, ये भी 4 बनेगा। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, जो किसी एक चीज़ की, ये डबल है इसका, ये डबल है इसी का, तो क्या होंगी? वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। ठीक है, और इसी तरीके से डबल्स के ऊपर अगर मैं कहूँ हाफ हो, यहाँ पे क्या हो जाए? हाफ। भाई मैं ओब्लिक में करूँ हाफ्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? तो भी वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ एग्जाम्स थी, यूनिवर्सल ट्रुथ थे, तो क्विकली नोट करो। तो एग्जाम्स के बाद भाई कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये कोई एक पॉइंट है,
ये दूसरा पॉइंट है ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी भाई, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहीं पे एक एक्सोइम की बात करें कि मान के चलो भाई ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से कई लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर ये एक और पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से भी कितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से हम कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। मैंने एक लाइन खींच दी यार ए बी, ये कितना ही आगे जा सकती है यार, ठीक है। इंडेफिनेटली इसको हम खींच सकते हैं भाई, ये आगे की तरफ बढ़ती जा सकती है, जितना हो उतना आगे तक जाएगी। क्लियर होगी। पोस्टुलेट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल किसी भी सेंटर से या किसी भी रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने मानो ये एक सेंटर लिया, ये एक सर्कल बना दिया, ऊपर एक और सर्कल बन गया, ऊपर एक और सर्कल बन गया। सर्कल बन सकता है, यहाँ से भी मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, या कहीं से भी कोई रेडियस, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। तो हर एक सर्कल के लिए अलग अलग रेडियस हो सकती है। सेंटर कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी आप बना सकते हो। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सबसे पहले राइट एंगल होता क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री का। भाई कोई ऐसे डब्बा बन रहा है, उसके अंदर ऐसा एक डब्बा सा बना दिया ना, उसका मतलब ही राइट एंगल होता है। तो ये सभी राइट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने ये बना दिया यार, ये राइट एंगल है, और अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये अलग अलग ना होए भाई, ये इक्वल हैं, ठीक है। तो सभी राइट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है, नोट करो। एक और पोस्टुलेट रहता है, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे भाई। तो आखिरी पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। भाई एक ये होगी, एक ये होगी, मैं इसको L नाम दूँ, इसको M नाम दूँ, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, इसको X नाम दे दिया, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, तो मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन। अब पहले इंटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर, मैं रखूँ A और ये B है, ये C है और ये D है, ये इंटीरियर एंगल है। बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे भी, ठीक है। Interior angle on the same side of it taken together less than two right angles. The two straight lines if produced indefinitely meets on the side on which sum of the angle is less than two right angles. पहले two right angles की बात करेंगे भाई। two right angles. right angle कितने का होता है? 90 का। two right angle 90 + 90 180। अगर दो स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक यहाँ पे एक और लाइन से, इसको स्ट्रेट लाइन से ये इससे पास हो रही है, तो जिस तरफ ये जो दो राइट एंगल्स का सम, अगर मैं कहूँ A + B इज़ लेस देन 180 है, तो अगर इस लाइन को बढ़ाएंगे ना हम आगे की ओर, तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, एक दूसरे को काटेंगी भाई। और वो होगा किस तरफ? जिस तरफ एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल्स, ये वाली कंडीशन जैसे इसमें होगा सिर्फ, ठीक है। जिस तरफ छोटा एंगल बन रहा है, 180 से कम के एंगल बनने लग रहे हैं, वहाँ पे अब अगर मैं इनको बढ़ा दूंगा ना आगे, तो ये कहीं पे नहीं मिलेंगी, ये सीधी चली जाएंगी भाई, ठीक है। बट ये लाइंस ज़रूर मिलेंगी इस तरफ। क्लियर हो रही बात? ये नंबर 5 पोस्टुलेट दे रखा है। तो भाई एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सम दिया ट्रू और फॉल्स के बारे में है। देखो इसने कहा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से
सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है उस चीज़ के बारे में जानो भाई। फॉल्स क्यों है, मान के चलो ये एक पॉइंट है, यहाँ से लाइन पास होगी भाई, ये भी तो पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, कितनी ही लाइंस यहाँ से पास हो सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। ये डायग्राम तुम इसके लिए बना सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। यार ये गलत बात बोल दी इन्होंने, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास नहीं होंगी। कितनी लाइंस पास होंगी, ओनली एंड ओनली वन। ये सेकंड का, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। क्लियर होगी बात? तो ये कंडीशन हमारी कैसी है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है भाई, इसको भी हम फॉल्स कंडीशन। तीसरा, ए टर्मिनेटिव लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये चीज़ मैं पहले बता भी चुका हूँ भाई कि थर्ड के ऊपर कि अगर ये एक लाइन बना दी मैंने ए बी, तो ये कितनी भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इनडेफिनेटली। ये बिल्कुल ट्रू है। कैसी कंडीशन है ये? ट्रू है भाई। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसके अंदर हम सेकंड पोस्टुलेट है भाई, याद रखना, पोस्टुलेट 2, उसके हिसाब से अपने आप बता भी सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि देख लो एक बार इनको। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है तो कर सकते हो भाई। आगे देखो, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है। अगर दो सर्कल इक्वल हैं मतलब मैंने एक सर्कल बनाया यार, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल ये भी 5 का ही मिलेगा। इफ़ ए और बी इक्वल हैं तो उनकी रेडियस सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले भी बताई थी, उसी तरीके से मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि ये है भाई। ठीक है, और ये एक्सॉइम नंबर 4 कह सकते हो। ठीक है, एक्सॉइम नंबर 4 है उसके हिसाब से। लास्ट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ए बी इज इक्वल टू, ये पहले बताया था मैंने, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये होगा, हर हाल में होगा। कौन सा है भाई? पहले एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बात मैं समझा चुका हूँ पहले से। ठीक है, क्या कहती थी कि ये एग्जाम कह रही है कि द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। एक दूसरे के बराबर मिलेंगे वो। क्लियर है? ओके, सम नंबर 2 के ऊपर चलते हैं भाई। 2 क्या कह रहा है देखो, जैसे पहले पैरेलल लाइंस को डिफाइन करके दिखाना है यार। अब डेफिनेशंस देनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कुलर स्क्वायर की हमने डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं यार इनके बारे में। सबसे पहली चीज़, पैरेलल लाइंस नंबर 1। पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी डायरेक्शन में कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा ना तो कभी नहीं मिलेंगी भाई। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हर जगह पे सेम रहेगी भाई हमेशा। ये अगर यहाँ पे 5 की डिस्टेंस है तो ये हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर होगी बात?
ठीक है जी, ओके, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। When two straight lines makes an angle of 90 डिग्री with each other, दो स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन है L है, ये M है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देती हैं भाई, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो 90 डिग्री का बनता हो तो वो लाइंस हमारी क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं भाई जिनको डिफाइन करना हमारे लिए आवश्यक है। पहली है एंगल। एंगल क्या होता है भाई? एंगल है, देखो एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये लाइन है, दो रे कह सकते हो कि दो रे हैं, एक ये रे है, ठीक है, जो एक ऐसे एंड पॉइंट पे मिलती है, मतलब जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये वाला दो रेज जिनका एक कॉमन वर्टेक्स या एंड पॉइंट होता है, वो हमारी क्या कहलाते हैं, एंगल। भाई 90 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाऊंगा ना ऐसे, तो एक तो रे ये होगी और एक रे ये होगी, जिनका ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, मतलब एंड पॉइंट कॉमन हो गया। क्लियर है? राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है भाई? ये वाला कंप्लीट एंगल है। अगर उसके चौथे हिस्से की बात कर दी जाए, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, तो वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। क्लियर है? ओके, नोट करो इसको। थर्ड डेफिनेशन जो देनी है वो है भाई लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट होता क्या, देखो ये एक लाइन है, मैं इसको एल नाम दूं, ये एक पॉइंट, मैंने थोड़ा सा डार्क इसको बड़ा बना दिया भाई, बट एक पॉइंट है, ऐसे डॉट होना चाहिए कि भाई ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये पी क्यू, ये पी क्यू, और इसके ऊपर अगर ऐसे बना देते हैं तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। एक लाइन का एक हिस्सा, एक स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और उसके बीच में चाहे कुछ भी आता है वो उसको कंटेन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म आ गई जिसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है, जो लाइन के बीच में ही तो आ रहा है ना, ठीक है, ये इस तरफ भी, ये इस तरफ है, ये एक लाइन है। तो लाइन क्या है, ये वन डायमेंशनल, मैंने पहले भी बताया था, वन डायमेंशनल बोले तो जिसकी सिर्फ एक लेंथ है भाई, ब्रेथ तो है ही नहीं, ठीक है, जिसकी लेंथ होती है। एक स्ट्रेट पाथ होता है दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। एक स्ट्रेट पाथ किसी भी तरफ जा सकता है यार ये, ठीक है, इनफाइनाइटली जाने लग रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, देखो सर्कल बनाया मैंने, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है, हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कहीं पे भी ले सकते हो भाई, ये सारी रेडियस होंगी और रेडियस हमेशा बराबर होगी, कहीं पे भी लेके चल रहे हो, ठीक है। एक सर्कल की रेडियस किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, वो बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हो रहे हैं जिनको जानना जरूरी है। पहला तो सर्कल, सर्कल क्या है, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड बाई जिसके अंदर जाने का बाहर जाने का कोई रास्ता है ना हो, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व है वो एक प्लेन में जिसके सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो एक फिक्स पॉइंट ले, ये वाला एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे सभी के सभी, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लियो भाई, मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट हो गया, ये 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 सभी सेम डिस्टेंस के ऊपर हो, मतलब यार वो रेडियस वाली जो बात बताई थी वही सेम है। सेंटर ऑफ सर्कल, जहाँ से ये जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ से ये इक्विडिस्टेंट होते हैं, वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है यार, ठीक है। नोट करो भाई, एक और रह गया अभी, स्क्वायर की डेफिनेशन और लिखनी है। पांचवी डेफिनेशन है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 इक्वल साइड होती हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं। जैसे रेगुलर से नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ये सभी इक्वल साइड्स हैं
और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, और एंगल 90 का होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अब यहाँ पे एक अलग सी टर्म आ गई क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड 4 साइडेड पॉलीगन होता है। एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती हैं, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, जिसके 4 एंगल होते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी भाई। ठीक है, नोट करो जल्दी। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स गिवन बिलो। 2 पॉइंट दे रखे हैं। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज ऑन इन बिटवीन ए एंड बी। दूसरा दे रखा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट और डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अब हमने ये बताना है भाई। सबसे पहली बात तो ये है, क्या यहाँ पे ये जो 2 पोस्टुलेट दे रखे हैं, क्या ये किसी अनडिफाइंड टर्म को वो कर रहे हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है भाई? पहली चीज़ यह है इसके हिसाब से कि यो ए है, यो बी हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। क्लियर है? गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी 2 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट सी विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ये बात होगी पहले अप्रोच में। दूसरे में कही देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो 3 पॉइंट होंगे भाई। पहला ऐसे करके भाई, अगर मैं इसको ए कहूँ, बी कहूँ और सी कहूँ, तो ये वाली बात होगी भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? देखो, इसने जो कहा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसने जो कहा वो क्या है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो डिफाइन ना कर रखी? बिल्कुल है भाई। कौन सी है? लाइन के बारे में ना बता रखा है इसके अंदर, या पॉइंट के बारे में। ये 2 अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, लाइन या पॉइंट के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है? देखो, यहाँ पे ये लाइन आ गई, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इसके बारे में। ठीक है, अब क्या ये कंसिस्टेंट हैं? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? जी बिल्कुल, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास भाई 2 सिचुएशन आ गई भाई। 2 सिचुएशन कौन कौन सी आ गई है? जो दे रखी हैं उसी टाइप के अपने पास 2 सिचुएशन आ गई हैं। एक सिचुएशन यह है, एक सिचुएशन यह दे रखी है। ठीक है, तो अब लास्ट वाली चीज़ कही, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। भाई क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को करते हैं? बिल्कुल नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई वो एक्सोएम्स को फॉलो करते हैं। क्या कि गिवन 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कि 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, वो यहाँ से एक यूनिक लाइन है, उससे ये यूनिक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, अभी आपको इसको लिखना कैसे है, क्या करना है, वो एक बार बता देता हूँ, तो उसको नोट कर लेना कंप्लीटली अच्छे से। नोट करो भाई इसको एक बार जल्दी से। यस, दीज 2 पोस्टुलेट्स कंटेन्स लाइंस एंड दो अलग अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट और लाइंस। Also postulates has consistent because they deal with 2 different situations, जो 2 अलग अलग situation दे रखी हैं उनके बारे में। Now these postulates do not follow from Euclid postulates, however they follow from axioms। वो axioms को follow कर रहे हैं कि given 2 distinct points there is a unique line which passes through them। तो 2 अलग अलग पॉइंट होते हैं, उनके थ्रू एक लाइन पास होती है, ये सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। क्विकली नोट करो भाई, वीडियो को पॉज करो तब कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। सब नंबर 4, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 of AB। explain by drawing the figure। फिगर बना के हमने इसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो भी उसने कहा कि जैसे कोई AB 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है A
और बी। अगर मैं इनको ज्वाइन करवा देता हूँ और यहाँ पे कोई सी पॉइंट दे रखा है भाई, बिल्कुल यहाँ पे क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, क्लियर होगी बात। लेट कर लेते हैं, या लेट क्या गिवन है कि एक और चीज़ है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई करता है, ये भी चीज़ हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई, ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी, कि भाई इसमें भी ए सी जोड़ दूँ, इसमें भी ए सी जोड़ दूँ, ठीक है, क्या कि एड ए सी ऑन बोथ साइड, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, तो यूक्लिड्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि इक्वल्स के अंदर इक्वल्स ऐड करवा दिया जाए, जो बराबर चीज़ है उनमें कोई एक बराबर कॉमन चीज़ ऐड करवा दी जाए तो भी वो बराबर रहेंगे। तो ये क्या हो गया भाई, 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, क्या बन गया, ए बी बन गया भाई। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। क्लियर है, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना कहा था। सम नंबर 5 की ओर देखो भाई, इन क्वेश्चन 4 C is called the midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने C को मिड पॉइंट लेके दिखाया था ना। तो अब यही चीज़ हमने बतानी है कि सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मान लेते हैं यार, लेट C and D be 2 midpoints of AB। कोई लाइन सेगमेंट AB है, उसके 2 मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, C और B। डायग्राम बाद में बनाऊंगा भाई मैं। ठीक है, पहले एक बार मान लेते हैं यार इनको। उसके बाद सिंस C is मिड पॉइंट ऑफ AB, C मिड पॉइंट है AB का, तो क्या हो जाएगा, अब मैं ये मान के लो, A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया C, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, AC इज इक्वल टू BC। मैं इक्वेशन 1 मान लूँ इसको। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात, ये नंबर 1 बात मैंने मान ली। ठीक है, नंबर 2 कि सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अब D भी कुछ ऐसा ही है, A और B और ये हो गया D। ठीक है, तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू BD। इक्वेशन 2 मैंने मान ली है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है, ओके जी। अब देखो, अब हमारे पास 2 लाइंस दिख रही हैं भाई, जैसे ये AB है और यहाँ पे भी AB है। वी हैव AB इज इक्वल टू AB। पहली वाली AB बन रही है AC प्लस BC, किससे मिल के बन रही है भाई, AC प्लस BC, दैट इज इक्वल टू AB। ये वाली AB बन रही है AD प्लस BD, है ना। अब ये मिड पॉइंट है यार, AC इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BD है, तो BC की जगह AC रख सकते हैं ना, तो रख दो भाई। यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं AC इज प्लस AC इज इक्वल टू AD प्लस AD, कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे का यूज़ करके हमने कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला भाई, 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, 2 से 2 कट गया, AC इज इक्वल टू AD आ गया। अब AC इज इक्वल टू AD आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया भाई A, B और C। ठीक है, एक और मैं अगर इसको कहूँ B, ये A हो गया और ये हो गया D। क्लियर होगी बात। इस तरीके से मैंने इसको डायग्राम बना दिया। तो अभी हमने कुछ लिखना है भाई,
क्या लिखेंगे कि भाई व्हेन वी superimpose AD over AC and BD over BC, we find D exactly lies over C. ठीक है, it implies that क्या implies कर रहा है ये, D and C are not two different points but the same. So we conclude that midpoint of a line segment is unique. ठीक है, यूनिक है, एक ही होता है भाई। अगर मैं इस लाइन को उठा के इस पे रख दूँ या इसको इस पे रख दूँ, क्योंकि AC इज इक्वल टू AD है, AC और AD इक्वल है तो BC और BD भी इक्वल होगा, ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। जस्ट ऊपर आ जाएगा तो मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि और C और D एक दूसरे के ऊपर हैं, और हैं तो भाई हमने बेरा लग गया कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट तो हो ही ना सकते, ये एक सिंगल पॉइंट होंगे, और सिंगल पॉइंट होंगे तो भाई बात खत्म, हमने प्रूव करवा दिया भाई। क्विक सम नंबर 6 देखो, इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। अगर AC BD के बराबर है तो AB CD के बराबर हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई एक बार ध्यान दो भाई, AC इज इक्वल टू BD दे रखा है, ठीक है, डायग्राम बनाए, ये हो गया AD, ये हो गया B और ये हो गया C। अब आगे क्या है, अब इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। देखो AC है, AC हमारा किससे मिलके बना, मैं इसको अगर इक्वेशन 1 कहूँ AB प्लस BC, ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, दूसरा BD किससे मिलके बना है, BD मिलके बना है BC प्लस CD से, इक्वेशन 3 होगी। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आया भाई, ये आ गया AC की जगह पे ये रख दिया AB प्लस BC, BD की जगह पे ये रख दिया BC प्लस CD। ठीक है, इसको इधर लेके जाएं, क्या हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू CD, BC से BC कट गया, AB इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, CD। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सम नंबर 7, आखिरी सम इस चैप्टर का, वाई इज एक्सोइम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोइम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सोइम नंबर 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताना है। पहले पता होना चाहिए एक्सोइम 5 कहती क्या है। वो कहती है द whole is greater than the part। ये कह रही है भाई एक्सोइम नंबर 5 की whole is greater than the part। ठीक है, तो अब ये एक बात बताओ यार, ये है सब चीज़ों के लिए ट्रू, सिंस दिस इज ट्रू
for any part of world. So this is यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू, मैंने पहले ही बताया था, ये एक सर्कल है, ये हमने इसका एक पार्ट बना दिया, ये कंप्लीट है, कंप्लीट, और ये इसका एक पार्ट है। क्लियरली मैं कंप्लीट को मान रहा हूँ बी है, वो ये ए है और वो पूरा बी है पूरा, तो बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अगर यार ये कहें मैंने इसको आधा भी काट दिया, छोड़ो यार, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है, तो ये एक हिस्सा है ना, ये वाला एक हिस्सा है इतना, तो ये हाफ है, वो कम है ना एक से। सिंपल है यार, कोई भी सिचुएशन उठा के लिखो कि अगर हम एक सेब खा रहे हैं यार, सेब का हमने एक हिस्सा काट के खा लिया तो वो उस पूरे सेब से तो कम होगा, है। सेब का ले लो, कोई और एग्जांपल उठा के चलो। अगर मैं एक पेंसिल की बात करता हूँ, ये एक पेंसिल है, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो ये तो हमेशा पूरे से कम ही होगी ना यार, सिंपल सी बात है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, क्लियर है। तो भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।